नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्विटर पर ट्रेंड कराने का ट्रेंड चल पड़ा है। इसके जरिए आपकी बात कुछ लोगों की निगाह में आ जाती है और कई बार मीडिया की निगाह में भी। अब इसका हिसाब करने का वक्त आ गया है कि मामूली एक्शन के अलावा इस तरह के ट्रेंड का सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। पहले भी अखबार में खबर आने के बाद अधिकारी सस्पेंड हो जाता था या तबादला हो जाता था। इसके अलावा व्यापक बदलाव कितना आता है? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ महीने पहले नोएडा के होम बायर्स यानी फ्लैट खरीदने वालों ने ट्विटर पर खूब धमाल किया, ट्रेंड कर दिया और टीवी चैनलों में जमकर कवरेज भी होने लगी, बहस होने लगी और अखबारों में भी उसकी चर्चा हुई। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? उन्हें थक हार कर खरीदारों की संस्था नेफोआ ने तय किया है कि फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, क्योंकि पिछली बार जो ट्रेंड हुआ था, चैनलों में कवरेज हुआ था, उसका खास नतीजा नहीं आया। चैनलों का कवरेज ठंडा पड़ते ही फिर से समस्या वहीं खड़ी हो गई है। नेफोआ के सदस्यों का कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लगे कि इस मामले में प्रगति हो रही है। एक बार ट्विटर और टीवी का ये हश्र देखने के बाद ये लोग फिर से हैशटैग में उम्मीद जता रहे हैं। नोएडा में हर रविवार को कहीं ना कहीं इनसे जुड़े मुद्दे पर बैठक होती रहती है, ट्वीट होता रहता है, मगर अब कोई ध्यान नहीं देता, न मीडिया, न सरकार, न बिल्डर। अब मीडिया और सोशल मीडिया से भी कुछ ना हो तो अगला क्या करे, कहां जाए? हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उन्हें कुछ कामयाबी मिले। क्या ट्विटर का असर अब ठंडा पड़ने लगा है? लोकतंत्र में मीडिया का विकल्प बनकर उभरा था, समुद्री ज्वार भाटा के पैटर्न पर काम करता है। ये टीवी के बेअसर होने के बाद क्या अब सरकारें ट्विटर को भी हल्के में लेने लगी हैं, सामान्य होने लगी हैं? कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति, उसके बाद सब कुछ सामान्य। यह सवाल इसलिए करना चाहता हूं कि बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी लगा कि ट्विटर पर हल्ला करने से उनकी सुनवाई हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के छात्र सनी कमल ने 7 सितंबर को ट्वीट किया कि ट्वीट करने से ट्रेन में मिल्क नेक्स्ट स्टेशन मिल जाता है और सर 3 साल से हमारे कॉलेज का एक बिल्डिंग नहीं बना। अच्छा है कि छात्रों को यह फर्क समझ में आ गया कि ट्विटर पर ट्वीट करने से दूध या दवा पहुंचा देना अलग और अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था में बुनियादी सुधार लाना अलग बात है। छात्रों ने अपनी मांगों की सूची भी ट्वीट कर दी और जस्टिस फॉर जीएमसी बेतिया नाम से एक हैंडल बना लिया। वी वांट जस्टिस, वी नीड जस्टिस टाइप के स्लोगन लिख डाले और खूब सारा ट्वीट किया। तमाम मंत्रियों को ट्वीट किया, तमाम पत्रकारों को, तमाम न्यूज चैनलों को और अखबारों को ट्वीट किया। उम्मीद करते हैं कि बेतिया के मेडिकल छात्रों की हालत नोएडा के फ्लैट बायर्स की तरह नहीं होगी। कहां तो लोग फ्लैट खरीदकर मालिक कहलाने लगते थे, लेकिन फ्लैट बायर्स उसे कहते हैं जो बेचारा होता है, फ्लैट खरीद के परेशान हो गया होता है। 2008 में बिहार सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल को इसके साथ अटैच कर दिया, एक कॉलेज बनाया। 2013 में पहला बैच इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आया। हर बैच में 100 छात्र होते हैं। अभी तक 3 बैच के छात्र आ चुके हैं, चौथे का एडमिशन शुरू हो गया है। 85% छात्र बिहार मेडिकल परीक्षा से आते थे और 15% AIPMT से। अब तो एक ही परीक्षा होती है, नीट की। यहां पर राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली के छात्र भी पढ़ते हैं बिहार के अलावा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है, अस्पताल की हालत खराब है, जो मरीज आते हैं उनका बुखार और सर्दी खांसी से ज्यादा का इलाज नहीं हो पाता। एक कमरे की लाइब्रेरी है जो इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर सकती है। मेडिकल पढ़ाई के शुरुआती 2 सालों के विषय की पढ़ाई के लिए लैब में जो सामान चाहिए वो नहीं है। एक छोटे से कमरे में विभाग बना दिए गए हैं। रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे मशीन नहीं है, ENT विभाग में एक टॉर्च तक नहीं है। छात्रों ने आज तक लेरिंजोस्कोप तक नहीं देखा है। कुछ लैब तो कंक्रीट की भी नहीं है। 3 साल हो गए मगर कॉलेज इस हालत में चला तो वे डॉक्टरी की पढ़ाई क्या खाक पढ़ेंगे? बेतिया के साथ साथ जब बेतिया में मेडिकल कॉलेज का ऐलान हुआ था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान हुआ था। उसका क्या हुआ? पावापुरी का वर्धमान मेडिकल कॉलेज देखकर लगेगा कि बिहार सरकार क्या काम करती है, कितनी रफ्तार है। बेतिया का देखिएगा तो लगेगा कि बिहार सरकार तो कुछ करती ही नहीं, ऐलान करके सो जाती है। 2011 में इस इमारत की आधारशिला रखी गई। ये मैं वर्धमान वाला तस्वीर दिखा रहा हूं। 51 एकड़ का यह कैंपस है, 25 एकड़ में कंस्ट्रक्शन हो गया है। अस्पताल की इमारत 5 मंजिला, पूरी तरह वातानुकूलित, OPD भी एयर कंडीशन, कॉलेज की इमारत भी पूरी तरह एयर कंडीशन, हॉस्टल भी वातानुकूलित बढ़िया बने हैं। छात्रों की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही उनके हॉस्टल में AC ना लगाएं बेतिया वालों के, लेकिन रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे मशीन तो दे दे ताकि छात्रों का जीवन बर्बाद ना हो। जब वर्धमान मेडिकल कॉलेज की इमारत इतनी तेजी से बन सकती है और उसी समय में, तो बेतिया में क्यों नहीं बना? बेतिया में 1 कमरे की लाइब्रेरी और वर्धमान में 4000 वर्ग मीटर की लाइब्रेरी, और वो भी AC।
हमारे सहयोगी मनीष कुमार बेतिया गए और उन्होंने कॉलेज के छात्रों से बात की, जो तस्वीरें भेजी है और जो बातें हुई हैं वो आप सुन लीजिए कि क्या हो रहा है मेडिकल पढ़ाई में हमारे देश में और बिहार में। फिलहाल बेतिया में है। बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो ये कैंपस है, ये सरकारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसी के अंदर में बेतिया का ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ पर भी एडमिशन चल रही है। लोगों के जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। बेतिया वही जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता के बाहर रहें या सत्ता में आने की जब भी उनकी आकांक्षा होती है तो कोई भी यात्रा शुरू करना होता है तो वो बेतिया आते हैं। और नीतीश कुमार ने ही उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार में 2 मेडिकल कॉलेज खोला जाए। एक तो उन्होंने अपने गृह जिले नालंदा में वर्धमान मेडिकल कॉलेज खोला है और एक ये बेतिया में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की 2008 में घोषणा हुई थी। 2013 से यहाँ पर फर्स्ट बैच यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों में आप नाम क्या है, आप लोग नाम बताइएगा और बैच बताइएगा क्या और क्या समस्या है। मेरा नाम मोहम्मद साद है और हम लोग एडमिशन 2013 में हुआ था। मतलब फर्स्ट बैच के हैं जी। उस टाइम से लेके आज तक हमसे जो कहा गया था कि आपका 2 महीने बाद बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी या फिर टेंडर लग जाएंगे या फिर कुछ और काम हो जाएगा या फिर हॉस्पिटल का भी काम हो जाएगा, तो उसके नाम पे अभी तक सिर्फ हमें पोर्टेबल केबिन्स टाइप के मिले। क्या पोर्टेबल केबिन्स क्या मिले? पोर्टेबल केबिन इस तरफ देखा, ये हमारा लेक्चर थिएटर है। लेक्चर थिएटर ये हमारा टेम्परेरी लेक्चर थिएटर है और ये एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये सिर्फ स्टील की बनी कोई सी बिल्डिंग है, फैब्रिकेटेड है, प्री फैब्रिकेटेड है और ये ओरिजिनली ना इसमें कोई किसी तरीके का फैसिलिटीज हैं जो हमें मिलनी चाहिए। 2 साल के अंदर इसमें से पानी टपक रहा है। क्लास के दौरान बारिश होती है तो पानी आता है। नहीं, जो बिल्डिंग बनना था हमने भी सुना था कि यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े काफी सैकड़ों करोड़ दिए गए थे, तो उस बिल्डिंग का क्या हुआ? यही है सर, वो कैंसिल करवा दिया गया है। वो कैंसिल करवा दिया गया है, टेंडर कैंसिल करवा दिया गया है। पूरे कैंपस में आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अब ये समझ लीजिए, कैंटीन से या खरीद के पानी पीना पड़ता है हम लोग को पीने के लिए। 3 बैच के लिए बस 2 ही लेक्चर थिएटर, अभी चौथे बैच का एडमिशन 4 बैच और सिर्फ 2 लेक्चर थिएटर। तो आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? 2 लेक्चर थिएटर में 3 बैचेस का 2013, 14, 15 कैसे? यहाँ पे एक का बंद करके दूसरे को पढ़ाया जा रहा है। एक का छुट्टी करवा के दूसरे को पढ़ाया जाता है। क्या होता है पहले? एक का छुट्टी, जैसे अभी हम बॉस लोग का एग्जाम चल रहा है, सीनियर्स का हमारा, तो उनका एग्जाम चल रहा है तो दूसरे बैच वाले उस पर क्लास करते हैं। फिर हमारा एग्जाम चलेगा तो फिर सीनियर्स क्लास करेंगे। उसी तरह करके एडजस्ट किया जा रहा है। जैसे आज एडमिशन है तो हम लोग की क्लासेस सस्पेंडेड है। सस्पेंड हो गया है। यही कहना चाहते हैं, इसी बहुत दिक्कत होता है हम लोग को क्लासेस करने में। आप लैब जाके देखो, लैब में एक इक्विपमेंट, एक केमिकल्स नहीं है। सर अपने घर से केमिकल लाते हैं, फिर जाके हम लोग का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे फैकल्टीज हैं या नहीं है? फैकल्टीज है, फैकल्टीज है, फैकल्टीज है, लेकिन उनको ठहरने के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। इसलिए टीचर कोई पटना से आ रहे हैं, कोई मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, कभी लेट हो गए, 9 बजे के बजाय 10 बजे पहुंच रहे हैं, 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो क्लास हमारा सस्पेंड हो जा रहा है। आप लोग का क्लासरूम वगैरह कैसा है ये दिखाइए। और जो प्रिंसिपल हैं ये लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं, हमेशा आश्वासन दिया जाता है हमें कि आज बनने को जा रहा है। अभी देखिए फिर से बोला जाएगा टेंडर हो चुका है, बस कैंपस स्टार्ट होने वाला है। ये क्या है टेंडर? ये हमारा एलटी है, लेक्चर थिएटर। आप लोग क्या यहाँ फैकल्टी हैं? ये जो स्टूडेंट्स जो अपने ग्रीवांस से बोल रहे हैं, क्या ये सही है? यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है, आप लोग के लिए भी व्यवस्था नहीं है, आप लोग बाहर से आते हैं, होटल में रहते हैं, ये सब क्या बातें सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है कि जो बहुत सारे लोग जो यहाँ रहते हैं। नहीं, लेकिन है क्या पढ़ने पढ़ाने की यहाँ पे पूरी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था है। देखिए यहाँ 2 लेक्चर थिएटर है। 2 लेक्चर थिएटर में हो जाता है? बिल्कुल, अभी तो जितना है उसमें 2 लेक्चर थिएटर में तो हो ही जाता है। कैसे होगा सर, बताइए। मेडिकल कॉलेजेस, ये 2 लेक्चर थिएटर में एक मेडिकल कॉलेज चल सकता है? मेडिकल कॉलेज चलेगा नहीं पूरा, जब बाद में वो और एडमिशन लिया जाएगा तो और ज्यादा लेक्चर थिएटर चाहिए। जितना अभी है उसके लिए तो एडिक्वेट है। नहीं, और यहाँ पे बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? बिल्डिंग नहीं बनी, ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब बताएंगे ना। आप लोग को क्या, आप लोग यहाँ पे फैकल्टी हैं सब, जो एक मेडिकल कॉलेज में आप दूसरी जगह पे आपने पढ़ाया होगा, यहाँ पे वैसी व्यवस्था है? देखिए ये प्रचार हम लोग एडमिशन के लिए हैं, प्रचार महोदय अधिकृत है इसके लिए, पढ़ाते भी हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। अपने डिपार्टमेंट से सबसे अच्छा बिहार का रिजल्ट एनाटॉमी डिपार्टमेंट का हुआ है। बिहार में सबसे अच्छा रिजल्ट पूरे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी विभाग का हुआ है, होता रहेगा। ऑल स्टाफ आर डेडिकेटेड एंड ऑल आर क्वेंच्ड, ऑल स्टूडेंट्स यू कैन इंक्वायर। सभी जी जान लगा के हम पढ़ाते हैं, बाकी सब
प्रिंसिपल साहब अधिकृत है, वो बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्रिंसिपल बहुत है। हाँ कैसे बनेगा। बताइए नहीं है तो बनेगा ना। बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे तो बड़ा होगा। सब कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा। बेतिया मेडिकल कॉलेज एक बिहार का बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा सरकार, लेकिन इसके साथ वर्धमान बन रहा था, उसकी तो बिल्डिंग तैयार होगी। खैर वहाँ अलग अलग एक अलग इशू रहता है। वो खाली जमीन था, यहाँ पर है कि एमजेके में खोलना था, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन बनेगा कॉलेज, सब अच्छा होगा। टाइम लगता है ना, नहीं लेकिन सबको सहयोग का जरूरत है इसमें ना। इसमें खाली स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन का ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, वहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि पेशेंट नहीं है। हमारे यहाँ पेशेंट काफी है। सब जो है अलग अलग मेरिट डिमेरिट है ना। हमने बहुत सारा जगह मेडिकल कॉलेजेस देखा है, कहीं भी दो ऑडिटोरियम में एक मेडिकल कॉलेज है। नहीं, 2 बैचेस थे तो 2 लेक्चर थिएटर था बड़ा वाला, तो अब हो गया। अब तो एक और बैचेस अब देखिए अभी आ रहा है, तो नेचुरली विल नीड। आप मुझे बताइए कि आप लोग पढ़ाते हैं, हमने देखा है, तो आप लोगों के बैठने वगैरह की आपका अपना चेम्बर है, आपको उसकी व्यवस्था है? फुल वेल फर्निश्ड नहीं है, लेकिन फैकल्टी रूम्स है। कंस्ट्रेंट्स तो है ही, लेकिन उसी कंस्ट्रेंट में हम लोग पढ़ा रहे हैं। और इसके लिए हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत सारा चीज कर रहे हैं, आगे होगा। इसलिए ये बच्चों को अगर लैक ऑफ फैसिलिटी से अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको लगता है ना कि फ्यूचर बहुत ही ब्लीक होगा। ऐसे बच्चे अगर निकल के जाएंगे और एक नॉर्मल पीएमसीएच या एनएमसीएच के बच्चे होंगे तो ये काफी इंफीरियर क्वालिटी के होंगे। इनका जो ये फील्ड में नॉट एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं है। पढ़ाई पर डिपेंड करता है, टीचर्स कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही हो जाए, पढ़ाई नहीं, तब क्या होगा? तब बच्चे और वीक निकलेंगे ना। आप बच्चों से पूछिए कि पढ़ाई कैसा है। तो थ्योरेटिकल स्टडीज बहुत अच्छे, लेकिन प्रैक्टिकल की कमी। अगर मान लीजिए बीपी मशीन को बीपी नापने के लिए मशीन को हम है ना सिर्फ थ्योरी पढ़े और प्रैक्टिकल नहीं करें तो कैसे हम नापेंगे? अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है, बच्चों का ये जनरल ग्रीवांस, जिसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ग्रीवांसेस है उनका, ठीक है, वो ग्रीवांसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कमी है, ये तो सब कुछ जान रहा है। फैन भी खराब हो गया था, टोटल कंडेंसर हम लोग खुद के पैसे से लगाना पड़ता है। ये फैन जो खराब होता है तो फिर भी हम लोग को खुद से सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, पैसा कलेक्ट करके। टूटा हुआ सर एलटी देख सकते हैं, वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ। ये क्या मतलब पंखा भी आप लोग खुद अपने पैसे से लगाते हैं? अभी अपने पैसे से रिपेयर कराया है। तो रिपेयर करवा है। इवन माइक वाइक भी मतलब बच्चे खुद के पैसे से रिपेयर कराते हैं। फैसिलिटीज आप लोग सही मानते हैं? पढ़ने पढ़ाने के लिए सही फैसिलिटीज है? पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक सवाल है उसमें कोई कमी नहीं है। कोई बच्चे अगर ये शिकायत करे कि लेक्चर नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, वो सारी चीज़ बहुत ही रेगुलर वे में होते हैं। अब बच्चों को जो रिस्ट्रेन है वो हॉस्टल की दिक्कत है, जो भी उनको दिक्कत हो रहा है ना। अब जो मेडिकल का कैंपस जो होता है, जो बहुत लैरिश होता है, तो नेचुरल है, यहाँ नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई शिकायत नहीं कर सकते। थर्ड ईयर का 1 महीने में फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके आई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है सर। एक ऑप्थेल्मोस्कोप नहीं है जिससे हम ये देख सकें कि अंदर रेटिना में क्या चल रहा है। और क्या कमी है? टीचर्स और फैकल्टी ओपीडीज में स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, प्रॉपर वोल्टेज के चलते एक्सरे नहीं हो पाते ढंग से। मेरे को खुद का एक्सरे कराना था, उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर वोल्टेज के चलते एक्सरे नहीं हो पाएगा, आपका बाद में आइए जब वोल्टेज है। ओपीडी आगे सर, चलिए सर। जैसे कि हमें क्या बोलते हैं, डिजिटल से पढ़ाई होने के लिए बोला गया है, सब कुछ डिजिटल लगा हुआ है। आपके पास कहाँ कुछ है डिजिटल से पढ़ाने के लिए? कोई सुविधा नहीं। एलटी टूटा हुआ है, सब कुछ। अगर कोई स्टाफ आ जाता है, टीचर आ जाता है, दूर से आता है, वो थके हारे होते हैं, कहीं एसी नहीं है। अच्छा रैंक लेके आए हैं सब स्टूडेंट, सबको एक ही पेपर दिया है, बीसीएसई या नीट, सबके थ्रू आए हैं। तो क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? वहाँ पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, पीएमसीएच में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो हमारी यही गलती है? बस हम यही गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, हमारी यही गलती है ना कि हम यहाँ एडमिशन लिए हैं। इवन मधेपुरा में भी एडमिशन नहीं हो, बिल्डिंग बन के तैयार है। समस्तीपुर में बिल्डिंग तैयार है। हम कब तक से आएंगे? एमबीबीएस को प्री पारा क्लिनिकल और क्लिनिकल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्री पारा तो ठीक होता है, पर क्लिनिकल जब आएगा तो क्लिनिकल के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्लिनिकल चीज कैसे सीखेंगे? अब एक बात मेन इस पे आकर हमारे टीचर आते हैं, सब आते हैं टाइम से, क्लास करते हैं, थोड़ा लेट हो गए, चलिए मान आके हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा देंगे, हम थ्योरी पढ़ के पास भी हो जाएंगे। पास होके हम क्या करेंगे? जाके घर में बैठ के सर्टिफिकेट लेके दिखाएंगे, मम्मी देखो मैम एमबीबीएस का सर्टिफिकेट लाए हैं। बताइए आप लोग। यहाँ फैकल्टी अच्छे हैं, क्लिनिकल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इक्विपमेंट के अभाव में हम लोग सीख नहीं पाते। सिर्फ गवर्नमेंट की उदासीनता यहाँ पे और कुछ नहीं है। चाइल्ड
केयरिंग नीड है और यहाँ पे डीएम से उद्घाटन करा लिया गया है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एमसीआई टीम आती है विजिट के लिए, तब इसका ताला खुलता है। फुल्ली एसी है लेकिन इसका कोई काम नहीं चलता। अभी इसका उद्घाटन हुआ, इसमें कोई ओटी कहाँ, जहाँ पे तुम लोग बोलते हो? हमने बचपन से बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखे हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी देखा है और एनएमसीएच भी देखा है, जहाँ पर एक एक डिपार्टमेंट की एक एक बिल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे सिनेमा हॉल के काउंटर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के पहले होते थे, उसी तरीके से है सर्जरी, अकाउंट सेक्शन, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, रेडियोलॉजी। आइए देखते हैं कि इनके अंदर में क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पर डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं और सारा डिपार्टमेंट जो है ये लगता है कि एक रूम में क्या ऐसे ही चलता है। सिर्फ इतना ही है बस, दो बच्चे खड़े हो सकते हैं बस। मैम आप पढ़ाती हैं यहाँ पे? ये हमारी है हमारे तो मैम ऐसे ही फैसिलिटी है यहाँ पे? अब ये तो गवर्नमेंट का है, अब गवर्नमेंट के लिए क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने तो मतलब आपने पहले भी कहीं काम किया होगा और यहाँ पे काम करनी है, आपको लगता है कि मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक डिपार्टमेंट एक रूम में है। एक्चुअली मेरी अभी इमरजेंसी ड्यूटी है लेबर रूम में। आप बात भी करना चाहते हैं? ये भी तुरंत एक सिजेरियन करके आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा ऐसा, आपको लगता नहीं कि काफी इट इज स्टिल अपकमिंग, इट स्टिल हैज टू कम। हम तो ये कहेंगे, हम लोग होप करते हैं कि गवर्नमेंट न्यू बिल्डिंग बनाएगी। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और बहुत ही मेडिकल कॉलेज से ज्यादा अभी बेटर पोजीशन में तो जरूर है। कैसे हमने साउथ गए और जो पंजाब हरियाणा वगैरह से तो बेटर है। हमारे पास पेशेंट बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट यहाँ पे आ भी जाते हैं तो रेफर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास ये है कि हम लोग को जॉब सेटिस्फेक्शन पेशेंट के नाम से हो रहा है। पेशेंट काफी है, इतना काम आप लोग के रहने के लिए व्यवस्था वगैरह है? हाँ है, उसी में हम लोग उसी में है, काफी क्वार्टर्स हैं, हम लोग उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग होप कर रहे हैं कुछ हम लोग को नया क्वार्टर मिल जाएगा। ओटी में क्या यही है हमारा माइनर मेजर आज तक नहीं हुआ है। मेजर ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है, ओनली रेफर्स टू पटना या हायर सेंटर। क्या अगर ऐसा माइनर ओटी रहने से क्या घाटा क्या है? सर घाटा हम लोगों से ज्यादा पेशेंट्स को है। तब पेशेंट कोई आ रहा है इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर मान लीजिए अपेंडिसाइटिस हो गया, अगर उसका 3 से 4 घंटे में उसका ऑपरेशन नहीं होता वो मर सकता है। अब यहाँ से पटना रेफर होगा तो 200 किलोमीटर कहाँ तक जाएगा, या मुजफ्फरपुर रेफर होगा तो कब तक जाएगा। यहाँ से लेके अगर एम्बुलेंस भी लेके जाएगी तो रोड इतना खराब है कि रास्ते में नहीं जा पाएगी। तो हमें मेजर ओटी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मेडिकल कॉलेज है ये क्वाटनरी सेंटर है, क्वाटनरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे अगर मेजर ओटी नहीं है तो कहीं होने का फायदा क्या फिर? सर सब चीज दवा वगैरह सब पेशेंट को बाहर से खरीदना पड़ता है। एक माइनर ओटी के लिए भी आता है, किट वगैरह सब बाहर से खरीदना पड़ता है। हाँ पूरे मेडिकल कॉलेज एकमात्र ओटी है, पूरे मेडिकल कैजुअलिटी प्लस इंडोर ओटी के नाम पे यही है। सारा सर्जरी यही पूरे मेडिकल कॉलेज में एकमात्र ओटी यही है, इंडोर और आउटडोर कैजुअलिटी ओटी का सब ओटी यही है। सेपरेट डिपार्टमेंट का कोई ओटी नहीं है, कुछ नहीं है। सर एमसीआई की टीम आती है, हमारे सामने ही आती है, वो सब देखते हैं और सब देख के चले जाते हैं। लेकिन तब भी हमारे कॉलेज को माने तो परमिशन मिल जाती है। कैसे मिलती है? हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। एमसीआई जब आती है तो एक एक पेशेंट को रख दिया जाता है और उसके बाद एमसीआई जैसे जाती है उन पेशेंट को पैसा दे के हटा दिया जाता है। नहीं, आप लोगों से नहीं पूछती है कि आप लोगों के नहीं, आज तक हमारे पास एमसीआई नहीं है। घेरे रहता है जो भी हो, और वो स्टूडेंट से नहीं मिलने दिया जाता है स्टूडेंट से मिलने ही नहीं दिया जाता, मिलने नहीं दिया था और बात भी नहीं करने दिया था। क्या होता है? बिल्कुल बात भी नहीं करने दिया था, न मिलने दिया था। आप लोग जो ट्वीट कर रहे थे तो ये बताओ कि आप लोग कभी एमसीआई को, हेल्थ मिनिस्टर को ट्वीट नहीं करते? किया हुआ, सुनिए फैक्स भी किया हुआ है, क्या बोलते हैं स्पीड पोस्ट भी किया हुआ है, आपको दिया भी हुआ है। ऐसे में तुम लोग का क्या, तुम लोग डॉक्टर बनोगे, क्या करोगे? क्वाक से भी घटिया, क्वाक जिसे कहते हैं ना झोला छाप, उससे भी घटिया, वो भी उसके लायक। हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ाई में हम आगे हैं। अब हमें पता क्या होगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी पीएचसी वगैरह में 3 से 4 साल। हमें अपना एक्स्ट्रा 3 to 4 years लगाने पड़ेंगे इस क्लिनिकल चीज को, जो यहाँ पे हमें सीखनी चाहिए थी इन 2 सालों में, उसको सीखने हमारा प्रैक्टिकल यहाँ नहीं हो रहा है, जो क्लिनिकल होना चाहिए वो हमें कब सिखाया जाएगा, यही पूछना है हमें गवर्नमेंट से। शायद इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और इसका जवाब एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है, वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जो हर कुछ, मैं एक बार फिर से कहूंगा, हर कुछ बेतिया से शुरू करते हैं। लेकिन ये बेतिया का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, ये उनके शासन पे और उनके शासन काल का ये अभी तक ये सबसे बड़ा धब्बा है। जब तक इसकी स्थिति नहीं सुधरती, शायद नीतीश कुमार के सुशासन
के दावे जो हैं हमेशा खोखले ही साबित होंगे। निश्चित रूप से उनकी प्रायोरिटी, जब उन्होंने घोषणा की थी, उनकी प्रायोरिटी नालंदा का वर्धमान मेडिकल कॉलेज रहा होगा। बेतिया को वो भूल गए होंगे। बेतिया उनके लिए राजनीतिक यात्रा शुरू करने के अलावा और कुछ नहीं है। कैमरामैन हबीब अली के साथ बेतिया से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब क्या होगा इसका असेसमेंट बाद में करेंगे, पर दो बातें, जो हमारे सरकारी शिक्षक हैं उनकी बातों को देखकर आपको नहीं लगा कि जो जवाब दे रहे हैं कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और रहे हैं, तो जवाब तो मिल रहा है। तो एक काम कीजिए, अपने नेताओं पर दबाव डालिए कि वो एक कानून लगाएं कि सरकारी कर्मचारी जो मर्जी आए वो बोल सकता है। नहीं तो क्या स्थिति है, देखिए डॉक्टरी की पढ़ाई करके समाज में इतनी हैसियत है, सामने लैब नहीं है लेकिन फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं लेकिन फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं। ऐसी जिंदगी, ये कौन सा लोकतंत्र है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप समझते रहिए, क्योंकि इन लड़कों से भी पूछना चाहिए कि ये जब डॉक्टर बनेंगे तब ये क्या करेंगे। वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर नोट कमाएंगे कि या सरकारी अस्पतालों में जाकर व्यवस्था को सुधारने के लिए संघर्ष करेंगे। तो दोनों तरफ से दो सवाल है, पर ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर और तेजस्वी यादव जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सवाल है कि इस तरह से अगर कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा तो वो किसी दिन मरीज की जान ले लेगा, कोई मर जाएगा। और उस तस्वीर में जो मरीजों की हालत दिख रही है वो बहुत दयनीय है। खैर, अब हम दूसरी हालत पर जाते हैं। अब देखते हैं कि लोगों की सहानुभूति दूसरे तरीके के लोगों से है कि नहीं। यानी क्या बेतिया के मेडिकल के छात्रों की सहानुभूति अब मैं जिस समस्या से बात करने जा रहा हूं क्या उनके प्रति है, या जिसकी बात करने जा रहा हूं क्या उन लाखों लोगों की सहानुभूति बेतिया जैसे मेडिकल कॉलेज के छात्रों की समस्याओं से है? शायद नहीं है। किसी के लिए हिंदू मुस्लिम है, किसी के लिए बिरयानी है, किसी के लिए कश्मीर है, सब अलग अलग दायरे में घूम रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं फिक्स सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग, यह सब नौकरी पर रखने के नए नए तरीके हैं। देश के तमाम राज्यों में व्यवस्था लागू हो गई है, यहां तक कि सरकारी नौकरियों में इनके प्रति हम इतना सामान्य होने लगे हैं कि भूल जा रहे हैं कि कोई 5,000 या 10,000 की फिक्स सैलरी में कैसे 5 साल तक काम कर सकता है। गुजरात में फिक्स सैलरी सिस्टम के तहत बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों में कर्मचारी रखे गए हैं। पहले तो सैलरी 5 साल के लिए फिक्स होती थी, मगर 2012 में जब गुजरात हाई कोर्ट ने कड़ा फैसला दिया तो बीच बीच में इसमें वृद्धि होने लगी। जैसे इस वक्त गुजरात में कांस्टेबल जब भर्ती होता है तो 10,000 रुपए उसे मिलते हैं, पहले काफी कम मिलते थे, जबकि फुल टाइम वाले कांस्टेबल की सैलरी है 18 से 19,000 के करीब। कांस्टेबल की भर्ती आप तभी करते हैं जब जरूरत होती होगी, फिर उसे इतने लंबे समय तक, वो भी 5 साल तक, इतने कम वेतन पर रखने का क्या तुक है। तो राजीव पाठक ने एक लंबी रिपोर्ट भेजी है और देखिए, अभी मैं आ ही रहा था स्टूडियो की तरफ तो किसी ने व्हाट्सएप किया, हालांकि मैं अब न्यूज लेना बंद कर दिया हूं, इतनी समस्याएं हैं कि मैं संभाल नहीं सकता। तो उसमें किसी ने गुजरात से किसी दूर दराज के इलाके से कहा है कि हम इतनी सैलरी में कैसे काम कर सकते हैं, हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, आप हमारी बात कर दीजिए। तो हम कर देते हैं। जिनसे आप मच्छर भगाने की उम्मीद रखते हैं, क्या कभी सोचा है कि वो आपकी इस उम्मीद को पूरा करने के लिए कितने पर गुजारा करते हैं? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया विभाग के कर्मचारी नटवर भाई 20 साल से ये नौकरी कर रहे हैं, मगर इनकी नौकरी आज तक पक्की नहीं हुई। 18 साल से दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 2001 में 70 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, जो 2014 में 90 रुपए ही हो पाई। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो इसे बढ़ाकर 180 रुपए कर दिया गया। जनवरी 2016 में नटवर भाई दिहाड़ी मजदूर से ठेका मजदूर हो गए। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने के बाद इनका मासिक वेतन हो गया 9,300 रुपए। अब 2 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ये मच्छरों को भगाते हैं ताकि आप बीमार न पड़े, खुद ये बीमार पड़ जाएं तो कोई बीमा नहीं है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मलेरिया विभाग में 200 से ज्यादा पद खाली हैं। आज से नहीं, पिछले 10 साल से। यानी कि पद खाली हैं, फिर भी लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं, और वो भी इतनी कम तनख्वाह पर। ऐसे में नटवर भाई अगर पूरी जिंदगी में कुछ बचा पाए तो बस ये एक कमरा। ये मेरा अपना घर नहीं है, लेकिन खाली जगह थी तो बना लिया। पहले ऊपर कपड़ा बांधकर रहते थे। मिट्टी की दीवारें हैं, लेकिन ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर किया है। रोड़े डालकर सीमेंट से बनाया है, क्योंकि मिट्टी बारिश में उखड़ने लगती थी। खाली पदों को भरने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते अहमदाबाद के 6,000 से ज्यादा सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए।
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की वजह से उनकी हालत बुरी है। सालों की लड़ाई के बाद 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, लेकिन परमानेंट किए जाने की लड़ाई अधूरी रह गई। कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के कारण रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलती। किसी दिन बीमार पड़ गए तो दिहाड़ी भी गई। जिनके भरोसे हमारा शहर है, उनकी ये हालत है। तभी तो हम और आप बीमार हैं। हम किराए के मकान में रहते हैं। 3 से 4 हजार किराया देते हैं। बच्चों की पढ़ाई कराएं कि अपना पेट भरें। हमें मेडिकल नहीं मिलता, रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलती। घर में किसी की मौत हो जाए तो तनख्वाह कटवाकर उसकी मैयत में जाना पड़ता है। इतने साल बाद भी हमें कोई हक नहीं मिलते। वशिष्ठ शर्मा शिक्षक हैं, बल्कि शिक्षक भी नहीं, सरकारी रजिस्टर में ये शिक्षा सहायक पुकारे जाते हैं। जबकि शर्मा जी 11वीं और 12वीं के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आज से 2 साल पहले इनका वेतन था 10,200 रुपए, जो पिछले 8 महीने में 15,700 हो गया। इसी काम के लिए परमानेंट टीचर को करीब 35,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबकी बातें हम सुनते हैं और कि ये हो गया है, वो हो गया है, देश भी बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन गुजरात का शिक्षक या गुजरात का सरकारी कर्मचारी जो तीसरे चौथे वर्ग में आता है, वो तो उसका घर भी कैसे चलेगा। इस मान लीजिए 15,000 भी हो तो 15,000 में उसका घर भी कैसे चलेगा। घर तो ठीक, हमको कुछ लोन लेना हो तो मिनिमम बैंक वाले बोलते हैं कि 15,000 सैलरी होनी चाहिए। हमारा वो भी नहीं है कि हम कोई छोटा सा लोन भी 10,000 लोन लेने जाएं तो वो भी नहीं मिल सकता हमको। गुजरात में फिक्स तनख्वाह की कहानी 1996 से शुरू होती है, जब वहां प्राथमिक शिक्षकों के लिए बाल गुरु योजना लॉन्च की गई। 2006 में नरेंद्र मोदी के दौर में फिक्स तनख्वाह को लेकर एक पूरी नीति बनाई गई, जिसके दायरे में शिक्षक ही नहीं बल्कि ज्यादातर सरकारी नौकरियां आ गईं। 2006 में ज्यादातर पदों के लिए तनख्वाह 2,500 रुपए प्रति महीना तय की गई थी और क्लास 2 के लिए 4,500 रुपए प्रति माह। राज्य सरकार समय समय पर इस फिक्स सैलरी में मामूली वृद्धि करती रहती थी, लेकिन 2012 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसमें थोड़ी और अधिक वृद्धि हुई। जन अधिकार मंच के राम प्रवीण फिक्स सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती किए गए लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन के जरिए भी और अदालतों में भी। उनका कहना है कि इन तीनों ही तरह से हो रही भर्तियों में भयानक शोषण किया जा रहा है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, शिक्षक, पटवारी जैसे पदों पर 5 साल तक फिक्स तनख्वाह मिलती है। पिछले साल नवंबर तक फिक्स सैलरी वाले कांस्टेबल को 8,500 रुपए मिलते थे, जो बढ़कर 10,000 हो गए। पिछले साल नवंबर तक सब इंस्पेक्टर को फिक्स सैलरी में 13,500 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 15,000 हो गए हैं। फिक्स सैलरी वाले ये 5 साल न तो इनकी नौकरी में गिने जाते हैं और न ही इन्हें कोई और सरकारी लाभ मिलता है। सीनियरिटी का लाभ भी नहीं और इस दरमियान लंबी छुट्टी भी नहीं ली जा सकती। सरकार मिशन मंगलम जैसी कई योजनाओं के तहत लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है, जिन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। इन्हें सरकार ही 4,000 से लेकर 9,000 रुपए तक अलग अलग तनख्वाहें देती है। इसके अलावा सरकार बाहरी कंपनियों को आउटसोर्स करती है, जो अपने स्तर पर कर्मचारी रखती हैं, जिनका खूब शोषण होता है। 5 साल तक किसी को अस्थायी तौर पर रखने का क्या तुक है, जबकि पद खाली हैं। 5 साल बाद जब इनकी नौकरी पक्की होती है, तब उन 5 साल को सेवा अनुभव में शामिल न करने के आइडिया का क्या मतलब है। फिक्स सैलरी के खिलाफ 2011 में कुछ लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और गुजरात सरकार के इस सिस्टम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा व्यवस्था न्यूनतम वेतन का भी उल्लंघन करती है। सरकार एक काम के लिए एक तनख्वाह देने को बाध्य है। फिक्स तनख्वाह नियम के तहत भर्ती सभी कर्मचारियों को पूर्णकालीन सरकारी ग्रेड दिया जाना चाहिए। 2012 में हाईकोर्ट में यह नीति को नाबूद करने के लिए एक डिसीजन दिया, महत्वपूर्ण डिसीजन दिया। सरकार को हाईकोर्ट ने चेतावनी भी दी कि यह नीति भ्रष्टाचार उत्पन्न करने, पैदा करने वाली नीति है और युवाओं का शोषण करने वाली यह नीति है। किंतु सरकार ने बात को न समझते हुए, हाईकोर्ट के आदेश को न मानते हुए, सरकार की तिजोरी पर आर्थिक भारण हो रहा है, इसी वाहियात बात को रखते हुए इस केस को सुप्रीम में ले गए। तमाम विभागों में लोग 5 साल तक फिक्स सैलरी पर काम कर रहे हैं। 2012 में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां यह मामला अब भी लंबित है। राज्य में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भर्ती फिक्स सैलरी के इस नियम के तहत हो चुकी है।
कॉन्ट्रैक्ट के भी तरह तरह के रूप निकल आए हैं। प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी सेक्टर तक में अब नौकरियों के स्वरूप बदलने लगे हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन नटवर परमार के साथ राजीव पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सैलरी फिक्स है और किराया फ्लेक्सी हो गया। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जनता सिर्फ खाट ही लेकर नहीं जाती है, बल्कि कई बार सभाओं में कुर्सियां भी उड़ाती है। सोमवार को यूपी के देवरिया में राहुल गांधी की खाट सभा से किसान जब खाट लेकर गए तो उनके विरोधियों ने खूब चुटकियां ली। बीजेपी ने मजे भी लिए और हमले भी किए। कहा कि राहुल की रैलियों में कुछ और तो मिलता नहीं तो खाट ही सही। लेकिन वक्त का इंसाफ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से भी कम समय में फैसला हो गया। गुजरात के सूरत में बीजेपी के नेताओं का सम्मान समारोह था, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की सभा में पाटीदार समुदाय के नेताओं ने बता दिया कि सम्मान कितना है। उन्होंने कुर्सियां उछाली और नारे भी लगाए। मंच पर इस दौरान अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी थे, जो हंगामे के दौरान एक दूसरे को देखते रहे। इस दौरान अमित शाह वापस जाओ के नारे भी लगे और हार्दिक पटेल के समर्थन की आवाजें भी सुनाई दी। वैसे तो कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग मौजूद थे, लेकिन इस हंगामे के बाद जब अमित शाह बोलने के लिए उठे तो सिर्फ 1,500-2 हजार लोग ही बचे थे। अमित शाह ने 4 मिनट में ही अपना भाषण खत्म कर दिया, जिसमें से 1-1.5 मिनट तो आयोजकों का शुक्रिया अदा करने में ही बीत गया। हमारा भी समय बीत गया। हम ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद आएंगे। दिल्ली में ऑड इवन के दौरान जब ओला और उबर टैक्सी कंपनियों ने मांग को देखते हुए किराया बढ़ाना शुरू किया तो काफी हंगामा हुआ। इसे सर्ज प्राइस कहते हैं, सर्ज प्राइस। तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि ऑड इवन के दौरान अगर सर्ज प्राइसिंग की तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। सर्ज प्राइस का मतलब है कि जैसे जैसे मांग बढ़ी वैसे वैसे किराया बढ़ाते चले गए और दाम दुगना हो गया। एक ही जगह कोई 50 रुपए देके जा रहा है, थोड़ी देर बाद आने वाला उसी जगह पे कोई 500 रुपए देके पहुंच रहा है। ये सर्ज प्राइसिंग। टिकटों के कीमत निर्धारण का तरीका अब रेलवे में भी आजमाया जा रहा है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो नाम की 3 प्रकार की ट्रेन जिसमें 1% से भी कम यात्री चलते हैं, वहां पर सर्ज प्राइसिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके कारण किराया 10% सीटों को छोड़कर काफी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दाम बढ़ता चला जाएगा। इस स्कीम का नाम फ्लेक्सी फेयर स्कीम है। इस स्कीम के तहत, स्कीम के साथ सबसे अच्छी बात होती है उनका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे जैसे ट्रेन की सीट भरती जाएगी इस स्कीम के तहत बाकी बची सीटों के लिए कीमतें बढ़ती जाएंगी। ये बढ़ोतरी सिर्फ बेस फेयर पर होगी, यानी जो पैसा आप देते हैं उसमें कैटरिंग, रिजर्वेशन चार्ज और सर्विस टैक्स जैसी चीजों को हटाने के बाद जो मूल दाम है उसे बेस फेयर कहते हैं। तो राजधानी ट्रेन में नई दिल्ली से मुंबई के AC2 का भाड़ा अब 2870 रुपया है, मान लीजिए है ही। इसमें से 2369 रुपया बेस फेयर है और बाकी का 501 अलग अलग सेवाओं के लिए है। पहली 10% सीट पर यात्रियों को अभी इस वक्त 2870 रुपए का किराया देना होगा, लेकिन AC2 का ही अगली 10% की सीटें 3118 रुपए में बिकेंगी, यानी 248 रुपए ज्यादा। इसके बाद अगली 10% की सीट जो है वो उसके लिए मुसाफिरों को 3365 रुपए देने होंगे, यानी 495 रुपए ज्यादा। फिर इससे ज्यादा सीटें निकलने पर अगली 10% सीट पर 3613 रुपए, यानी 473 रुपए ज्यादा। इसके बाद 3861 रुपए और अंत में जाते जाते किराया अधिकतम 1.5 गुना बढ़कर 4108 रुपए हो जाएगा। यानी एक ही ट्रेन के एक ही कंपार्टमेंट में एक आदमी 2870 रुपए का टिकट लेकर मुंबई जा रहा है, एक आदमी 4108 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहा है। IRCT के तहत उसके सिस्टम में 1 मिनट में 12,000 टिकट कट जाती है। 1 सेकंड में 200 टिकट, चंद सेकंड के फासले में दाम में इतना अंतर क्या जायज है? सरकार कहती है कि 2020 तक सबको टिकट दे देगी, जो मांगेंगे उनको टिकट मिलेगी। एक बार सोच के देखिए कि यह मुमकिन कैसे होगा। क्या 2020 जो अब 4 साल बाद आने वाला है कि पटरियों की संख्या बढ़ जाएगी, दिल्ली कोलकाता या दिल्ली मुंबई रूट पर ज्यादा ट्रेन चलने लगेगी? हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने आप तक ये जानकारी लाने के लिए बहुत मेहनत की, उनकी कमाई मैं खा रहा हूं। थर्ड AC वो बता रहे हैं कि थर्ड AC में नई दिल्ली से मुंबई का भाड़ा 2085 रुपए से शुरू होकर 2765 रुपए पर जाके रुकेगा। शताब्दी ट्रेन की चेयर कार में नई दिल्ली से लखनऊ तक लगने वाला 885 रुपए का किराया जब बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते 1235 पर जाएगा। वहीं दुरंतो के AC2 में नई दिल्ली से इलाहाबाद तक जो भाड़ा 1575 रुपए का है
वो बढ़ते बढ़ते उछलते उछलते 2310 पे रुकेगा। पता चला सामने वाले भाई जी सस्ते वाले हैं और बगल वाले 2310 वाले हैं, दोनों में एक बात ही नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसी ट्रेन से उसी दूरी तक थर्ड एसी का 1125 रुपए बढ़ते बढ़ते 1540 हो जाएगा। प्रभु जी ने, रेल मंत्री और देवता भगवान, इस बार स्लीपर क्लास पर भी दया नहीं दिखाई, जिसका किराया 415 से बढ़ते बढ़ते 595 रुपए हो जाएगा। प्रथम श्रेणी और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों के लिए यह नियम लागू नहीं किया गया। ये कितनी अच्छी बात है। पहली बार मैंने सुना कि जब किराया बढ़ा तो प्रथम श्रेणी और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए नहीं बढ़ा। क्या पता इन श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे के लोग चलने लगे हों आजकल, इसलिए सरकार का दिल पसीज गया कि फर्स्ट क्लास वाले का किराया नहीं बढ़ाते हैं। वैसे पहली बार ये सिस्टम हुआ, तो ये भी हेडलाइन बनानी चाहिए थी कि फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास को मुक्ति दी गई है, वहां गरीब लोग अब सस्ते टिकट पर चल सकेंगे। सेकेंड और थर्ड एसी, कहीं ये भी हो सकता है स्लीपर वाले थर्ड एसी और सेकेंड एसी वाले फर्स्ट क्लास के लायक हो गए हों, लेकिन रेलवे के पास कोच ना हो तो कम से कम किराया बढ़ा के तो वसूल लिया जाए। यही सिस्टम तत्काल में बहुत दिनों से लागू है। इसे प्रीमियम तत्काल कहा जाता है। इसका नाम, मान लीजिए अगर किसी ट्रेन में 1000 टिकट होती है तो उसका 30% तत्काल के लिए रिजर्व होता है, यानी 300 टिकट तत्काल में मिलती है। 300 का 150 जब बिक जाता है तो बाकी के 150 टिकट के लिए डायनेमिक फेयर प्राइसिंग आ जाता है। जैसे हवाई जहाज का किराया, आप एयरपोर्ट पर कुछ समय उड़ने से पहले पहुंचते हैं तो दाम दुगना या तिगुना देकर खरीदते हैं। रेलवे में भी तत्काल में यह सिस्टम है, यानी 1000 रुपए का टिकट 3000 से भी ज्यादा तक का हो सकता है, और ये दाम लोग मजे मजे में दे रहे हैं। फिर रो भी रहे हैं तो ट्वीट नहीं कर रहे हैं, या आजकल जब तक आप ट्वीट नहीं करते तब तक पता ही नहीं चलता कि रो रहे हैं कि आप हंस रहे हैं, लेकिन लोग दे रहे हैं। राहत की बात है कि रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो से तत्काल प्रीमियम वाला यह कोटा हटा दिया है, और सुविधा ट्रेन में तत्काल प्रीमियम का यह सिस्टम लागू है। अब किराए का कोई सामान्य सिस्टम नहीं है, हर ट्रेन के हिसाब से अलग अलग है। सुविधा ट्रेन वो ट्रेन है जो किसी त्योहार के मौके पर रेलवे 10 से 30 दिन के नोटिस पर चलाती है, जिसमें ज्यादातर अमीर लोग तो नहीं चलते होंगे, साधारण मजदूर वर्ग के लोग होली, दिवाली, छठ, ईद में घर पहुंचना चाहते हैं, तो इनके लिए सुविधा ट्रेन के लिए फॉर्मूला अलग है। अगला ग्राफिक्स आपको समझने से पहले फिर से बेस फेयर समझा देता हूं कि सर्विस टैक्स, सुपरफास्ट चार्ज, कैटरिंग चार्ज इसमें नहीं शामिल होता, क्योंकि अगले ग्राफिक्स में बार बार बेस फेयर आएगा। तो अब परिमल ने जो बताया उसके हिसाब से, तो सुविधा ट्रेनों में बेस फेयर प्लस तत्काल का फेयर स्ट्रक्चर है। यहां पहले 20% सीट पर बेस फेयर प्लस तत्काल चार्ज लगता है, अगले 20% सीट पर बिकने पर बेस फेयर प्लस तत्काल चार्ज गुना 1.5। अब इतना ही मैथ पढ़ना था तो मैं पत्रकार क्यों बन गया। इससे अगले 20% सीट पर, यानी बेस फेयर, तत्काल चार्ज फिर दुगुना कर दो इंटू 2, फिर अगली 20% सीट के लिए बेस फेयर प्लस तत्काल चार्ज इंटू 2.5, बाकी बची खुची सीट के लिए बेस फेयर पर तत्काल चार्ज गुना 3 के किराए का पैटर्न है। आखिर तक ये हिसाब करिए तो 3.9 गुना चला जाता है, यानी 1000 रुपए का टिकट आपको 39 रुपए में मिलता है। बताइए, होली, दिवाली, छठ, दशहरा, ईद में कौन लोग जाता है? उनके लिए सुविधा ट्रेन से ये टिकट 1000 का टिकट अब 3900 रुपए। अब मेरा एक सवाल, जब आम यात्रियों से सर्ज प्राइसिंग के तहत पैसे लिए जा रहे थे तब तो कोई हल्ला नहीं मचाया। जैसे ही राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में टिकटों की नई व्यवस्था लागू हुई, ट्विटर वाले हंगामा कर गए। अब ये बात जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो टेम्पू और गार्ड हैं, वो उनको समझना चाहिए कि उनकी आवाज आपको कोई नहीं देगा। यही अमीर लोग अपने मुद्दे पर हल्ला कर लेते हैं। और अभी तो पता चला है कि हमारे दीपक चौबे ने इसमें एक और सवाल जोड़ा है। उनका कहना है कि जब आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप प्रोफेशनल, हम लजीज खाने के लिए तो राजधानी में नहीं जाते, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो यह भी बताइए कि अगर लेट हो गए तो क्या प्रति घंटे के हिसाब से आप रिफंड देने के लिए तैयार हैं। अखिलेश शर्मा ने बताया है कि रेलवे ये सिस्टम सभी ट्रेनों पर लागू नहीं करेगी, इन ट्रेनों पर भी आपको प्रयोग के तौर पर लागू हो रहा है, और हो सकता है कि बाद में कुछ हो भी। हरियाणा गौ रक्षा आयोग के चेयरमैन BR मंगला ने कहा कि बिरयानी के लिए 7 सैंपल लिए गए हैं, जिसकी जांच हो रही है, शुक्रवार तक रिपोर्ट आ जाएगी। हरियाणा के मेवात इलाके में मुस्लिम बहुल आबादी रहती है, इस इलाके में पुलिस ने बिरयानी के सैंपल उठाने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोग नाराज भी हैं, लेकिन गौ रक्षा आयोग का कहना है कि बिरयानी में बीफ मिलाकर बेचने की शिकायत आ रही है। एक तबका इस फैसले की आलोचना कर रहा है। क्या ये सैंपल रोज रोज लिए जाएंगे? मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी पर फिलहाल आफत नहीं है। हरियाणा में बीफ बैन है, कई दुकानदार बिरयानी बेचकर गुजारा करते हैं। बीफ का सैंपल हफ्ता वसूली का जरिया न बन जाए, जिसका डर दिखाकर उन्हें डराया जाए।
क्या सरकार या गौ रक्षा आयोग गुड़गांव के 5 स्टार होटलों या रेस्तरां से भी बिरयानी के सैंपल लेगी? जिस सैंपल में कुछ नहीं निकलेगा, क्या उस बिरयानी को आरोप मुक्त बिरयानी घोषित किया जाएगा या मान्यता प्राप्त बिरयानी कहलाएगी वो? हृदय जोशी और सिद्धार्थ पांडे की यह रिपोर्ट देख लीजिए। कुछ रोजगार नहीं है, फैक्ट्री थी वो बंद हो चुकी है बिल्कुल। सबसे गरीब आदमी इसी धंधे कर रहे हैं और कुछ चाह रहे हैं। गुड़गांव अलवर हाईवे पर रेहड़ी लगाकर रोजी कमाने वाले इरशाद मोहम्मद खौफ में हैं। 10 रुपए की एक प्लेट बिरयानी उनकी जिंदगी की गाड़ी खींचती है। 300 रुपए रोज की कमाई से परिवार चलता है। लेकिन कुछ दिन पहले पुलिस ने इरशाद और उनके साथ हाईवे पर ये काम करने वाले लोगों की बिरयानी इस शक में उठा ली कि कहीं इसमें बीफ तो नहीं। पुलिस ने कहा हम इसे चेक करके जब आपको बताएंगे। 2-2, 4-4 फीस ले गए थे। पिछले 2 महीने से ज्यादा धुआं से मार पिटाई, दहशत की वजह से 10-20 दुकान तो बंद है, 2-4 चल रही है। मेवात हरियाणा का एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। यहाँ पर कई परिवार खाना बना के उसे बेच के अपने घर चलाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इनके भी चूल्हे जो हैं अभी बंद पड़े हैं, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर पूरा एक दहशत का माहौल है। न केवल इनके बीच बल्कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनके बीच पुलिस की लाठी से और अन्य की दहशत में यहाँ लोग रह रहे हैं। मेवात का इलाका हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बिखरा हुआ है। लेकिन अगर हरियाणा की ही बात करें तो मेवात में गरीब और पिछड़े ही हैं। आबादी करीब 15 लाख। मुस्लिम समाज की आबादी तकरीबन 80% से अधिक है। मेवात के इस इलाके में 10 से 15 हजार लोगों का कारोबार मीट और बिरयानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में बिगड़ते माहौल से यहाँ लोग परेशान हैं। अगर यहाँ कोई गाय कटती हो या कोई भी माहौल हो, हम प्रशासन के साथ देंगे और सख्त सजा दी जाए। हम ये कह रहे हैं, हम भैंस पड्डा की बिरयानी बनाते हैं, मुर्गे की बनाते हैं और अपने बच्चों का पालन करते हैं चावल बेचकर। और हमारे पास न कोई खेती है न बाड़ी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पर कुछ नहीं कह रहे। बिरयानी के नमूनों की ये जांच राज्य के गौ सेवा आयोग के कहने पर ही हो रही है, जिसे हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद बनाया गया और इस आयोग के अध्यक्ष हैं भानीराम मंगला। तो हरियाणा में खाने से बात हमारे को कहीं है, लेकिन हरियाणा में तो गाय का मांस नहीं खाने दिया जाएगा। वो जो गाय का मांस खाएगा उस पर आपराधिक जो नियम है उसके अनुसार उसकी कार्रवाई। इसके अलावा हरियाणा में सरकार ने गौरक्षा टास्क फोर्स भी बनाई है, जिसकी प्रमुख एक IPS अधिकारी हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार बनने के बाद पास किए गए गौरक्षा कानून में गाय का मीट खाने, बेचने और लाने ले जाने पर मनाही है। मीट के लिए गाय का निर्यात करना भी अपराध है। गाय की परिभाषा में बैल और सांड के साथ बछड़ा भी शामिल है। इस कानून के तहत 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पिछले 3 महीने में मेवात के इस इलाके में कम से कम 3 ट्रकों पर गोरक्षकों ने बीफ ले जाने के शक में हमला किया और इससे उस मेवात में डर का माहौल बढ़ रहा है, जहां अब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। मेवात से सिद्धार्थ पांडे के साथ दिल्ली में हृदय जोशी, NDTV इंडिया।